नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 6 की सेकंड चैप्टर इतिहास हमारा अतीत से लेकर आए हैं। यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 6 का जो इतिहास है उसका सेकंड चैप्टर जो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले जो आता है आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। इसके बारे में बताया गया है कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कितने? 20 लाख। ध्यान रखिएगा, 20 लाख साल पहले रहते थे। उन्हें हम क्या कहा जाता है? आखेटक के नाम से जानते थे, जो आज से उपमहाद्वीप में, हमारे देश में, उपमहाद्वीप मतलब हमारा जो ये भारत देश उपमहाद्वीप कहलाता है, इसमें 20 साल पहले रहा करते थे। उन्हें आखेटक के नाम से जाना जाता था और आखेटक जो करते थे खाद्य संग्रह के नाम से जानते थे। वो क्या करते थे? इधर उधर घूम करके खाद्य संग्रह करते थे और भोजन का इंतजाम करने के विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाने लगा। आखेटक जो था एक खाद्य संग्रह का नाम है, ठीक है ना। और ये जो 20 साल पहले उपमहाद्वीप में रहते थे वो क्या करते थे? ये भी भोजन का इंतजाम इधर उधर करते रहते थे, इसीलिए इनका भी नाम आखेटक पड़ गया। तो आखेटक कौन थे? भारत उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहने वाले व्यक्ति थे। आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, यानी ये घूमते फिरते रहते। ऐसा करने के कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो दो कारण हुआ कि ये घूमने फिरने का कारण इनका पहला ये हो गया कि ये क्या करते थे, अपने ये विभिन्न प्रकार के अगर एक ही जगह पर रहते थे ये सभी वनस्पतियाँ क्या हो जाती? समाप्त हो जाती। दूसरा, जानवर भी इधर उधर घूमते रहते थे, इसलिए ये भी उनकी तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। अब देखते तीसरा कारण जो है कि पेड़ों और पौधों में फल मूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग अपनी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते थे, ठीक है ना। चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों के जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी झीलों झरनों और नदियों में मिलता है, यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल जाता है, इसलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। मतलब पानी की तलाश में वो इधर उधर घूमते रहते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी पुरातत्वविदों से। पुरातत्व क्या है? पुरातत्व को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों और औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों और औजार आज भी उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों और छालों और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ ही साथ हड्डियों और लकड़ियाँ जो थी उनमें मुट्ठे लगा करके वो भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। मतलब वो पत्थर को लकड़ियों का और हड्डियों का औजार के रूप में इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता
पत्थर और औजार को बनाने के, ये देख लीजिए इस तरह वो क्या करते थे, ये जो है वो इस तरह वो क्या करते थे, बनाते थे। ठीक है ना, ये जो है देख लीजिए ऐसे वो किया करते थे। रहने की जगह निर्धारित। अब ध्यान रखिए ये जो चित्र है, जो मानचित्र है, तो आखेटक जो थे, ये जो भारत का मानचित्र है, ध्यान रखिएगा ये, तो जहाँ ये लाल वाले त्रिकोण बने हुए हैं, ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, यहाँ पर वो क्या करते थे, रहा करते थे। तो ये देखिए पहला तो वो भीमबेटका, दूसरा हुसगी और कुरनूल, यहाँ पर आखेटक रहा करते थे। तीन ही जगह भारत में ऐसा जो प्रसिद्ध है, तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तो आपका भीमबेटका है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, ये जो आज का आधुनिक मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इस गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आखेटक जहाँ रहते थे, तो ये पूरा दृश्य है। कुछ वो पत्थरों पर, चट्टानों में क्या करते थे, दृश्य बनाया करते थे, जो आज भी साक्ष्य के रूप में पाया जाता है। अब बात आते हैं पूरा स्थल क्या है। पूरा स्थल उन स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। मतलब जहां पर अवशेष का मतलब होता है जो पुराने मतलब औजार हैं, पुराने वस्तुएं हैं, पुराने चित्र हैं, वो अभी जाकर के बाद में मिलना, उनकी बाद में खोज हो पाना, वो क्या कहलाते हैं, पुरातत्व कहलाते हैं। ठीक है ना, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। वे ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। मतलब इन पूरा स्थल के अगले चैप्टर में हमें ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलेगा। आग की खोज। आग की खोज के बारे में ज़्यादा तो उन्होंने कुरनूल जो गुफा था, कुरनूल जहाँ पर कुरनूल था, जो एक स्थान था भारत का जहाँ राख के अवशेष मिले थे। सबसे पहले राख का अवशेष कहाँ मिला था, कुरनूल में। ध्यान रखिएगा। मतलब इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आग भगाने के लिए। ठीक है ना, अब देखते हैं नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उन्हें उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आरंभिक जो काल था उन्हें क्या कहा गया था, पूरा पाषाण। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। तो जो पूरा पाषाण काल था उसे दो शब्दों में बांट दिया गया था, पूरा और पाषाण। पूरा का मतलब होता है प्राचीन, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। और जो क्या करें, पुराने पत्थरों के औजारों के महत्व के बारे में बताए, वही क्या है, पूरा पाषाण है। ठीक है ना, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले, ठीक है ना, 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। जहाँ पर्यावरणीय बदलाव मिल जाए उसे क्या कहा जाता है, मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग कितना था, 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक। ठीक है ना, इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया। ठीक है ना, जो मध्यकालीन था जिसे मेसोलिथ कहा गया। और मेसोलिथ क्या था, मेसोलिथ का तो जो ये मध्यकालीन था इसे मेसोलिथ कहा गया, यानी मध्य पाषाण युग।
ठीक है ना। इसका समय था 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का। इसमें औजार जो थे छोटे छोटे पाए जाते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका माइक्रोलिथ, तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि मध्य पाषाण युग को क्या कहा गया, मेसोलिथ कहा गया। और उसमें जो औजार थे, पाषाण के औजार थे, उन्हें क्या कहा गया, माइक्रोलिथ कहा गया। और इसका समय क्या था, 12,000 साल से पहले 1,000 साल पहले तक, ठीक है ना। प्रायः इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हांसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, जिन्हें नव पाषाण युग कहा गया। तो नव पाषाण युग का समय कितना हुआ है, 10,000 साल से 10,000 साल पहले से, ठीक है ना। नव पाषाण का क्या मतलब होता होगा, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्यायों में उन्हें हम क्या करेंगे, अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम उन पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि इस काल में उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। तो अगले अध्याय में नवपाषाण युग के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अब देखते हैं बदलती जलवायु क्या थी। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसका परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। यानी हम मध्यकालीन में ही ये जानवर पाए जाने लगे थे। मध्यकालीन यानी मेसोलिथ जिसे कहा गया। यहाँ पर हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय आदि सब पाए जाने लगे, ठीक है ना। वे लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी उनके पीछे आए और उनके खाने पीने की आदतों और प्रचलन के साथ के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन के प्रमुख स्रोत थी, ठीक है ना। तो ये तो हो गए कौन कौन जानवर पाए जाते थे। अब देखते हैं को खेती कैसे करते थे, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। यानी मानव सबसे पहले किसकी खेती, गेहूं, जौ और धान की शुरुआत की। ओके, शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए हुए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले किसको पालतू बनाया गया, कुत्ते का, जो जंगली था और जंगली का भी पूर्वज था। धीरे धीरे लोग किसको किसको पालने लगे, भेड़ को, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे, ठीक है ना। ओके, ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से उनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। तो सबसे पहले मनुष्य किसकी खेती शुरुआत की, गेहूं, जौ और धान की। और सबसे पहले पालतू किसको बनाया, जंगली कुत्ता को, फिर उसके बाद भेड़ को, फिर बकरी को, फिर गाय को, फिर सुअर को। ओके, अब देखते हैं बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। बसने की प्रक्रिया क्या हो गई, पौधे लगाना और जानवरों की देखभाल करना बसने की प्रक्रिया हो गई। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए के तौर पर लोग अपनी पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो
यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। ओके, सॉरी। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। ये देख लीजिए, दांत और सींग जो है वो क्या होते थे, छोटे होते थे। देख लीजिए। ओके, तो बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पालतू जानवर बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो पहला जानवर पालतू में कौन हो गया, कुत्ते और भेड़, और गेहूं और जौ, बाद में धान। ओके, एक नवीन शैली देखते हैं। वो नवीन शैली क्या है? तुम किसी पौधों के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि उसे विकसित होने में कुछ वक्त लगा है। इसमें कुछ दिन, महीने और फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से पहले फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसी लोगों को उनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। ठीक है ना। फिर जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार हैं। तो उन्होंने मध्य पाषाण युग में जानवर को क्या कहा गया था? चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे होते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है और भोजन का एक अच्छा स्रोत है। जो भोजन का क्या है? एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशु पालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। ओके, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। देखो, कई नीले वर्ग जो चित्र में थे, ठीक है ना। आप देखिए, चित्र में जाते हैं थोड़ा, ये देखिए, ये जो नीले वर्ग हैं, ठीक है ना, नीले वर्ग, यहाँ देखिए आपका मिल जाएगा ये बुर्जहोम, मेहरगढ़, कूलडिहवा, चिरांद, दाओजली होडिंग, ओके, हल्लूर, पयमपल्ली, ये जो स्थान हैं, ये सभी क्या थे? आरंभिक कृषकों पशुपालकों के बारे में बताते हैं इन स्थानों में। इनसे पहले तो जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले थे, वो पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। ठीक है ना। पश्चिमोत्तर सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र थे। आधुनिक कश्मीर, पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए। ठीक है ना। यहाँ मतलब ये साक्ष्य मिले थे कि यहाँ लोग बसे थे और पशुपालन कार्य किए थे। ठीक है ना। निर्दिष्ट स्थानों में, ये जो चित्र में दिखाए गए थे स्थान, कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थी या नहीं, इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं।
ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। ओके, अब देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान जो कश्मीर में है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका बुर्ज होम है, यहाँ पर रहने की झोपड़ी मिली थी सबसे पहले। ओके, ये लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। अब अगर पूछ ले कोई गर्तवास क्या है, तो गड्ढे, जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहना, वही क्या है, गर्तवास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ओके, अब कुछ गर्तवास हैं जिनके आप चित्र देख लीजिए। ये ऐसे हैं। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण यहाँ हैं। ओके, अब देखते हैं मेहरगढ़ एक स्थान था जहाँ पर कुछ पशुओं के वो मिले थे, साक्ष्य मिले थे। देखिए मेहरगढ़, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, ठीक है ना, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने एक इलाके से सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या किया था? गेहूं, जौ उगाना और बकरी पालना, भेड़ बकरी पालना। तो सबसे पहले कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई? मेहरगढ़ से, जहाँ पर क्या किया गया? गेहूं और जौ को उत्पादन हुआ और भेड़ और बकरी भी वहाँ पालने के साक्ष्य मिले थे। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों या भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मिली। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 और उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ अनाज भी रखे जाते थे। ये मेहरगढ़ में मिला है पूरा, ठीक है ना। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। इस कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये आप चित्र दे सकते हैं मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ में क्या मिला? एक कब्र भी मिली जहां पर क्या हुआ? एक व्यक्ति के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। ओके, आगे देखते हैं। फ्रांस में गुफा में कई चित्रकारी। एटलस में फ्रांस को आप देख सकते हैं। कहाँ है चित्र में? फ्रांस में एक गुफा है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के लिए लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडिनार, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया, ठीक है ना। इन रंगों के लौह अयस्क और चारकोल और खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता था। तो ये फ्रांस के में कुछ बच्चों ने चित्रकार था। ओके, तो दोस्तों ये रहा आज का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हिस्ट्री के कक्षा 6 के पार्ट 2 में था। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण। आखेटक क्या है? खाद्य संग्राहक पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले
रहा करते थे, जिसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहकों के लिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग भोजन की तलाश में जानवरों के शिकार के लिए, भोजन के लिए मौसमी फल फूल की तलाश में और पानी की तलाश में क्या करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। ये काम के लिए पत्थरों और लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे, ठीक है ना। खाद्य संग्राहक पत्थर के औजारों का प्रयोग फल फूल हड्डियाँ मांस को काटने के लिए, पेड़ों के छाल जानवरों की खाल उतारने के लिए प्रयोग में लाते थे। खाद्य संग्राहक कुछ के साथ हड्डियों लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाते थे। खाद्य संग्राहक लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए करते थे। ओके, वह स्थान जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को क्या कहा गया, स्थल कहा गया, उद्योग स्थल कहा गया। ओके, फिर आवासीय पुरा स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। आवासीय पुरा स्थलों में आखेटक खाद्य संग्राहक इसलिए रहा करते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश धूप और हवाओं से भी राहत मिलती थी। ओके, आवासीय पुरा स्थलों जैसे प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती थी जो नर्मदा नदी के पास थी। पूरा स्थल वह स्थान को कहते हैं जहां औजारें बर्तन इमारतों जैसी वस्तुओं वेप अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। दबाव सल्क तकनीक पाषाण औजार का निर्माण करने के लिए दो विधियों में से एक है, जिनमें कोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस करोड़ पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी के आकार वाले पत्थर में शक्ल निशान निकाले जाते हैं, जिससे मनचाहा शिकार आकार वाला उपकरण बन जाता था। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग कई कार्यों के लिए करते थे, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खासतौर पर जानवरों से दूर भागने के लिए। ओके, लगभग 10,000 साल पहले के युग को नवपाषाण युग कहा गया। आरंभिक लोग शिकार फल मूल का संग्रह किया करते थे, वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। तो दोस्तों ये रहा आज का जो टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपकी जानकारी में कुछ वृद्धि की होगी। इसी तरह आप NCERT पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।